नमस्कार दोस्तों, मैं देव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे। यूपी जीके के थर्ड प्रैक्टिस सेट में आप सभी का विशेष स्वागत है। इसका प्रैक्टिस सेट आप लोगों को क्लास स्टार्ट होने के 1 घंटे पहले मिल चुका होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट्स को अच्छे से सॉल्व किया होगा। अब हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे प्रैक्टिस सेट का एक्सप्लेन वर्जन के साथ, क्योंकि ये आपके सिलेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इससे में संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे गए थे हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग चर्चा करते हैं मुख्य कौन से प्रश्न और किस तरह से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपकी समझ आ रहा है, निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंडी क्षेत्र में प्रमुखता है। अब जब हम लोगों ने यूपी के बारे में पढ़ा था, उत्तर प्रदेश के विभाजन का पढ़ा था, तो हम लोगों ने देखा था भंवर और तराई का मैदान। भंवर व तराई के मैदान के बाद हम लोगों ने देखा था गंगा यमुना का मैदानी समतल, और उसके बाद जो निचला क्षेत्र था वहां हम लोगों ने पढ़ा था बुंदेलखंड का पठारी भाग। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र है, यहाँ पे किस प्रकार की मृदा ज्यादा पाई जाती है। क्या यहाँ पे काली या कपास मृदा ज्यादा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा अधिक पाई जाती है, लाल मृदा पाई जाती है या पीली मृदा। 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, उसका जवाब आपको एबीसीडी के फॉर्मेट में सबसे पहले दे देना है। क्लास जहां स्टार्ट हुई है आपको पहला क्वेश्चन देखा, आप एबीसीडी में जो भी ऑप्शन सही है उसको दे दीजिए। आप ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने मृदा की क्लास ली थी, उस मृदा की क्लास में चर्चा किया था और पढ़ा भी था कि बुंदेलखंड के क्षेत्र में लाल मृदा पाई जाती है। 2 प्रकार की मृदाएं मुख्य रूप से पाई जाती हैं। एक मृदा पाई जाती है काली मृदा और दूसरी मृदा पाई जाती है लाल मृदा, लाल व काली मृदा। ऑप्शंस क्या दोनों हैं, ऑप्शन में केवल लाल मृदा दी गई, अर्थात यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। लेकिन अब काली मृदा और लाल मृदा केवल अकेले तो नहीं है कि काली मृदा, ये काली मृदा को देखें तो काली मृदा के भी 2 रूप हैं, एक कावर मृदा तथा भार मृदा। कावर और भार मृदा, कावर और भार मृदा। अगर लाल मृदा को पढ़ें तो लाल मृदा के भी 2 प्रारूप होते हैं, राकड़ व रउआ, राकड़ व रउआ। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। सिर्फ मृदा नहीं, काली मृदा की खासियत क्या होती है, काली मृदा में कपासी मृदा भी कहा जाता है। इसमें कपास की मात्रा अधिक अच्छे मात्रा में उत्पन्न हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होती है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है, निम्नलिखित में से किस मृदा की जल ग्रहण करने की या जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से आपको काली मृदा लगानी है। लाल मृदा की जल ग्रहण करने की क्षमता कम होती है। कपासी मृदा किस मृदा को कहते हैं, कपासी मृदा काली मृदा को कहते हैं। तो क्वेश्चन को सिर्फ आपको इतना नहीं याद रखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, बल्कि उस ऑप्शंस का एक्सप्लेनेशन भी याद रखना है, क्योंकि एक्सप्लेन वर्जन ही आपको सिलेक्शन दिलाने का काम करेगा। तो चलिए, सेशन कैसा लगा है, उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आ रहा होगा। लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिएगा और कम से कम 10 दोस्तों को शेयर करिएगा और उनसे कहिएगा वो और भी 10 लोगों को शेयर करिएगा। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नया क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में भंवर में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। यूपी का मैप बना लो, बहुत अच्छे से याद करने की इच्छा तो मैप हर जगह बना लिया करो। यूपी के मैप में हम लोगों ने पढ़ा था, ऊपर भंवर व तराई का क्षेत्र पाया जा रहा था। भंवर के मैदान में किस तरह की मृदा पाई जाती है, क्या वहां पर महीन जलोढ़ पाए जाते हैं, दलदली मैदान पाए जाते हैं, कंकड़ीली पथरीली क्षेत्र पाया जाता है या भूर की मृदा पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ऑप्शंस कौन सा सही है, आप लोगों ने उम्मीद है कि कमेंट में जवाब दे जा रहे होंगे, क्योंकि आज की ये क्लास वैसे तो लाइव होती है, परंतु आज मैं थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन हूं, जिस वजह से आपको ये क्लास रिकॉर्डेड सेशन में मिल रही है। ध्यान रखिएगा, ये जो भंवर व तराई का क्षेत्र है, भंवर व तराई के क्षेत्र में ध्यान रखिए, पहले हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे बड़े बड़े कंकड़ रुक जाते हैं, फिर धीरे धीरे क्षेत्र आता है, कंकड़ों का आकार महीन होते जाता है, धीरे धीरे नदी अपने क्षेत्र को विस्तारित कर देती है, एक स्थान से दूसरी जगह पे प्रवाह होने लगता है। ये हम लोगों ने नदी के क्रम के बारे में चर्चा की थी। ये जो चर्चाएं हो रही है, जो डिटेल क्लास है, वो डिटेल क्लास में चर्चा हुई थी। अगर वहां के सेशन लेने हैं तो सेशन पे पहुंच जाइएगा। तो जो स्टार्टिंग का क्षेत्र था, इसे हम लोग भंवर का क्षेत्र बोलते थे। भंवर के क्षेत्र में क्या है, नदियां विलुप्त हो जाती हैं। क्यों विलुप्त हो जाती हैं? क्योंकि पहाड़ों से जब नदियां गिर रही होती हैं तो उनमें बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं, बड़े कंकड़ीले पत्थर होते हैं, जिनकी वजह से नदियां उनके नीचे से बहने लगती हैं और ऊपरी क्षेत्र कम उपजाऊ हो जाता है। क्षेत्र अनुपजाऊ हुआ, कंकड़ीली व पथरीले हुए। यहां का ऑप्शन क्या होगा, यहां पे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्य रूप से कहां पाई जाती है। लाल मिट्टी के बारे में पूछना चाहता है कि वो सीतापुर बाराबंकी में पाई जाती है, एटा मैनपुरी में पाई जाती है, मिर्जापुर सोनभद्र में पाई जाती है या आगरा मथुरा में पाई जाती है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए ABCD का। मैं आपको 4 सेकंड का समय दे देता हूं, 4 सेकंड में आप लोग इसका सही जवाब दे दीजिए कि इसमें से लाल मृदा कहां कहां पाई जाती है। देखो, लाल मृदा के बारे में चर्चा करें तो लाल मृदा के बारे में मुख्य तौर से ध्यान रखो, प्रयागराज का जो दक्षिणी क्षेत्र है, क्या है, प्रयागराज का दक्षिणी क्षेत्र
क्षेत्र, यहाँ पे लाल मृदा पाई जाती है। इसके बाद आपको पॉइंट्स याद रखने, झांसी में लाल मृदा पाई जाती है। झांसी, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली। मिर्जापुर में पाई जाती है, सोनभद्र में पाई जाती है, चंदौली में पाई जाती है। सोनभद्र में पाई जाती है और इसके साथ चंदौली में पाई जाती है। तो इस तरह से आपको पॉइंट्स याद रखने हैं कि लाल मृदा कहां कहां पाई जाती है। लाल मृदा यहां किसी ऑप्शन में दिया गया है कि कहां पाई जाती है, मिर्जापुर है, चंदौली है, दोनों ऑप्शन है, मिर्जापुर, सोनभद्र, दोनों ये याद रख लीजिए, सी नंबर। हाँ, लाल मृदा की खासियत क्या है? लाल मृदा विशालकाय पत्थरों से छोटे छोटे भागों में अवक्षेप पाए जाते हैं। लाल मृदा है क्या? ध्यान रखो, लाल मृदा है क्या? बलुआ पत्थरों के, बलुआ, ठीक है, बलुआ पत्थरों का अवक्षेप है। अवक्षेप का मतलब क्या हुआ? बलुआ पत्थर जब छोटे छोटे भागों में टूट जाएंगे तो वो लाल मृदा का निर्माण करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, लवण प्रभावित मृदाएं उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में लवण प्रभावित मृदा पाई जाती है? इस क्वेश्चन का एक प्रारूप और याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, लवणी मृदा निम्नलिखित में, अरे दोस्तों थोड़ा सा जुकाम चल रहा है, ठीक है। लवणी मृदा उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती है? ध्यान रखो, क्वेश्चन को शॉर्ट करते हैं। लवणी मृदा के बारे में ध्यान रखिए, लवणी मृदा आगरा मृदा जो है वो आगरा व अलीगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं, ये क्वेश्चन कराने का शायद इसकी इच्छा नहीं कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु कहां सबसे ज्यादा होती है? वर्षा ऋतु सर्वाधिक कहां पे होती है? चार ऑप्शन दिए गए, ध्यान रखो। अगर आपसे सर्वाधिक वर्षा ऋतु पूछ ले, दो तरह से ध्यान रखिएगा। अगर यूपी का पूर्वी भाग है तो ये आंसर लगा देना, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर आपसे किसी राज्य का नाम पूछ ले, सॉरी किसी जिले का नाम पूछ ले, तो याद रखना जिले के तौर पर सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। गोरखपुर में क्या है? गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। यहीं पे अगर क्वेश्चन थोड़ा सा स्विच कर दे कि न्यूनतम वर्षा कहां होती है, तो न्यूनतम वर्षा के लिए ध्यान रखिएगा मेरठ क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है, या उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है। दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा। कभी उत्तर प्रदेश को मैप के अकॉर्डिंग पूछ लेता है, कभी जिले के अकॉर्डिंग पूछ लेता है। हम एस्पिरेंट्स हैं, हम कैंडिडेट्स हैं, तो हमें सारे पॉइंट्स में हर एक तरह से याद रखना है, ठीक। सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? गोरखपुर में होती है। न्यूनतम वर्षा कहां होती है? मेरठ में होती है। कहीं ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करो, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? सस्य जलवायु पूछ ले, या आपसे पूछेगा कृषक क्षेत्रों में या कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, दोनों तरह क्वेश्चन पूछेंगे, ध्यान रखो। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 9 कृषि जलवायु है, तो ध्यान रखिए उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? चार ऑप्शन दिए गए, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग उसका कमेंट करिए। अगर पोटास की मात्रा सर्वाधिक पाई जाएगी तो आप पोटास की, अच्छा कमी के बारे में चर्चा कर, पोटास की मात्रा अधिक नहीं, पोटास की कमी के बारे में चर्चा कर रहा है। पोटास की कमी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक कम पाया जाता है? ध्यान रखो, जौनपुर क्षेत्र में पोटास की सर्वाधिक कमी पाई जाती है, अर्थात यहाँ ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? 1975 में कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित हुआ था? क्वेश्चन पूछना चाहता है, ध्यान रखो। अगर हम लोग चंबल की चर्चा करें तो चंबल की तो स्थापना 1979 में हुई थी, कंफर्म हुआ। अगर आपसे यहां से रायपुर के बारे में चर्चा करें, रायपुर तो कुछ होता भी नहीं है, रायपुर कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, तो उसको हटा दो। रायपुर की जगह हो सकता है, टाइपिंग वाले सर को मैंने भेजा था रानीपुर टाइप करने के लिए, उन्होंने रायपुर भेज दिया। तो जो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना 1977 में हुई थी। घाट की स्थापना करें तो कटनिया घाट की 1975 में हुई थी, और किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की चर्चा करें तो किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की 1972 में हुई थी। क्या कोई ऑप्शन मिला हमें जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी? 1975 में स्थापना होती कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो याद रखिए कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसकी स्थापना हुई 1975 में। सिर्फ ऑप्शन नहीं याद रखना है, ऑप्शन के साथ उसका डिटेल वर्जन भी देखना है, क्योंकि डिटेल वर्जन आपको सिलेक्शन के काम देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है, निम्नलिखित में से कहां पे पाया जाता है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पाया जाता है? क्या ये पीलीभीत में है, चंदौली में है,
उन्नाव में या महाराजगंज में। चंद्रप्रभा के बारे में ध्यान रखो, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना 1975 में होती है। और इसका है क्षेत्र कहाँ है, क्षेत्र के बारे में आप लोग कमेंट करिए ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है, फिर मैं आपको बताता हूं। मैं 4 सेकंड का आप लोगों को समय दे देता हूं, ध्यान रखो। ये जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1975 में चंदौली में होती है। कहाँ होती है, चंदौली। ऑप्शन नंबर क्या रहा इसका, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो गया। जिन्होंने दिया वो खुद को +1 मार्क्स दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, विजय सागर पश्चिम बिहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे है। विजय सागर पश्चिम बिहार के साथ बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नवाबगंज पश्चिम बिहार, ये 2 क्वेश्चन तो एकदम एग्जामिनर के फेवरेट हैं, तो दोनों को याद रखें। नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ है, ये उन्नाव में पड़ रहा होता है। अगर विजय सागर की चर्चा करें तो विजय सागर महोबा में पड़ता है। विजय सागर कहाँ पड़ता है, महोबा में। दोनों ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के आमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। ध्यान रखो, जब उत्तर प्रदेश में यूपी और उत्तराखंड दोनों एक साथ होते थे तब एक क्षेत्र पाया जाता जिसे जिम कार्बेट ने के नाम से जानते थे। क्या था उसे का नाम, जिम कार्बेट के नाम से था। परंतु हुआ क्या, धीरे धीरे जिम कार्बेट उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विभाजन हो गया, जिसके फलस्वरूप जिम कार्बेट का कुछ हिस्सा यूपी में चला गया और कुछ हिस्सा उत्तराखंड में चला गया। इसका जो हिस्सा यूपी में रहा उसको हम लोग आमनगढ़ टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। किसके, आमनगढ़ टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। और जो उत्तराखंड में रहा उसको हम लोग जिम कार्बेट के नाम से जानते हैं। तो ये इस तरह से जो आमनगढ़ टाइगर रिजर्व है ये कार्बेट का ये एक हिस्सा है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो गया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विभाजन से फलस्वरूप ये संपूर्ण एक ही क्षेत्र होता था, परंतु अब केवल और केवल प्रशासनिक दृष्टि से इसका बंटवारा कर दिया गया। अंदर बाघ अपनी तरह से ही घूमते हैं, अंदर के जानवर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के बीच घूमते रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता वो यूपी के एरिया में या उत्तराखंड के एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, लखनऊ में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र या जनपद में खोला गया। मयूर संरक्षण केंद्र की चर्चा करो, ध्यान रखो मयूर संरक्षण केंद्र अगर नहीं याद आ रहा है तो आपको याद रखना है कृष्ण के सर पे मोर का पंख था और यह पंख कृष्ण के सर पे था, इसलिए उसका संरक्षण केंद्र कहाँ है, मथुरा वृंदावन में। कहाँ, मथुरा वृंदावन। अर्थात यहाँ ऑप्शन नंबर क्या रहा गया, यहाँ का ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। आप लोगों ने सही जवाब दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछ ले तो 4 पॉइंट्स याद, 2 पॉइंट्स और ध्यान रखिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब होती है, 1977 में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान क्या टाइगर रिजर्व के कैटेगरी में आ रहा और इसकी स्थापना है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ये लखीमपुर खीरी में है। क्या किसी ऑप्शन में दिया गया, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही रहा। बी पे टेक करिए, नए क्वेश्चन को स्विच करिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां खोला गया। उत्तर प्रदेश में गिद्ध संरक्षण केंद्र खोला गया, ये जटायु संरक्षण केंद्र की कैटेगरी में खोला गया, उसी आधार पर खोला गया। और ये जो गिद्ध संरक्षण केंद्र है ये महाराजगंज में, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर सी सही रहा, महाराजगंज। ठीक है, अगले क्वेश्चन को स्विच करिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, निम्नलिखित में से, हाँ ये भी ध्यान रखोगे ये जो महाराजगंज में स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना से संबंधित क्वेश्चन बोल लेता है। नवंबर सन 2019 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये पॉइंट्स और ध्यान रखिए। नए क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। अगर पटना पक्षी अभ्यारण्य की चर्चा करें तो पटना पक्षी अभ्यारण्य को बिहार में मत लगा दीजिएगा, ये एटा यूपी में स्थित है। कहां, एटा यूपी में स्थित है। अगर जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य की चर्चा करें, जयप्रकाश नारायण उत्तर प्रदेश में है। विजय सागर की चर्चा करें तो विजय सागर यूपी में है। उधवा पक्षी अभ्यारण्य, दुधवा नहीं है, ध्यान रखें उधवा है। उधवा पक्षी अभ्यारण्य कहां पे, वो झारखंड में है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा निम्नलिखित में यूपी में कौन स्थित है, 4 नंबर। अच्छा किसी में 4 अकेला नहीं है, चलो फिर बी नंबर बना लो। ठीक है, यहां पे बी लगा लो। ये टाइपिंग वाले सर से एरर हो रही है, इसको मैं सही करवाऊंगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, नवाबगंज में उत्तर प्रदेश का वन क्षेत्र, अच्छा सॉरी नवाबगंज नहीं, वन आवरण में उत्तर प्रदेश का वन क्षेत्र कितना है। चलो देखो, अगर यूपी के वन आवरण की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश का जो वन आवरण था ये पहला था 6.20 से बढ़ गया 6.84। वन आवरण की चर्चा कर रहा, वन आवरण का मतलब क्या, वृक्षावरण के बारे में पूछ रहा। वृक्षावरण से मतलब क्या हुआ कि वृक्ष की छाया कितने क्षेत्र में पड़ती है उस बारे में कंफर्म करना चाहता है। 6 से हो गया
1.84। ऑप्शन नंबर हो गया सी सही। इसी के साथ आपसे पूछ लेगा कितने किलोमीटर्स में, तो याद रखिएगा 8,510 किलोमीटर पहले था, 0.16 किलोमीटर स्क्वायर में पहले था। और वर्तमान में एक चर्चा करें तो आप हो गए 8,950.46 किलोमीटर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 92 होगा, ठीक है, 92 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 8,510 की जगह, एक सेकंड मैं इसको सही से लिख देता हूँ, ऐसे होगा तो आप लोग भी भूल जाएंगे। एक सेकंड देखो, क्षेत्र में वृद्धि कितनी हुई ये तो कंफर्म हो गया, इस डाटा को ध्यान रखो। इसके साथ याद रखना कितना वृद्धि हुई है वो भी उसके साथ किलोमीटर्स में ध्यान रखना है, किलोमीटर्स में ध्यान रखना। 8,510.16 किलोमीटर स्क्वायर का जो क्षेत्रफल पहले था, ये क्षेत्रफल हो गया 8,950.92 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये डाटा ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव कब बनाया गया। वन महोत्सव की चर्चा करें तो एक हफ्ते का प्रोग्राम है जो 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है। और इस बार की इसकी थीम याद रखिएगा, थीम कब की याद रखना है, 2024 की। 2024 की थीम क्या थी वन महोत्सव की, वो ध्यान रखना है। वो थी एक पौधा माँ के नाम। क्या था, एक पौधा माँ के नाम, ताकि आप लोग पौधा ज्यादा लगा, एक पौधा माँ के नाम, तो माँ के नाम, इसकी थीम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, 2 सूचियां दी गई हैं, उसको सम्मिलित करिए। उत्तर प्रदेश में सही शब्द का कूट चिन्ह। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य का है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य पड़ता है उन्नाव में। उन्नाव में क्या पड़ रहा है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। अगर ओखला पक्षी विहार की चर्चा करें तो ओखला पक्षी विहार कहाँ है, ओखला पक्षी विहार आपका गोंडा में पड़ता है, गोंडा में पड़ रहा है ओखला पक्षी विहार। समसपुर पक्षी विहार की चर्चा करें तो समसपुर रायबरेली में है, बिल्कुल सही हो गया। पार्वती अर्गा कहाँ है, पार्वती अर्गा गोंडा में। तो क्या कोई ऑप्शंस बन रहा है, जो ऑप्शंस बन रहा है उसको लगा लीजिएगा और ये इस तरह से इसके ऑप्शंस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया। जो बब्बर शेर सफारी है इसकी स्थापना इटावा में हुई थी। और तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में याद रखिए, सन 2014 की बात है ये। 14 में यूपी के मुख्यमंत्री कौन थे, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। बब्बर शेर स्थापना की गई थी। वैसे इसकी 2014 से तो प्रारंभ हो गए थे, 2014 में पहला बब्बर शेर आया था। इसकी स्थापना की घोषणा हुई थी सन 2012 में, तो दोनों डेट याद रखिएगा। 12 में घोषणा हुई, 14 में उसको पहला बब्बर शेर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है सुरहताल पक्षी अभ्यारण्य का है, सुरहताल पक्षी अभ्यारण्य। सुरहताल पक्षी अभ्यारण्य की चर्चा करें तो स्थापना कब होती है, 1991 1991 में है। का ये बलिया जिले में है, तो बलिया याद रखिएगा। सुरहताल से याद रखो, सुर में ताल बंद बलिया, बलिया 1991। अगले क्वेश्चन पूछ रहा लॉयन सफारी, ये कुछ पूछने वाली बात है क्या, बिल्कुल नहीं बताएंगे हम कि लॉयन सफारी कहाँ है, लॉयन सफारी इटावा। स्थापना पहला लॉयन कब प्राप्त होता है, 2014 में। स्थापना कब हुई, सन 2012 में। तत्कालीन सीएम कौन से थे, अखिलेश यादव जी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो ये आज का सेशन था जहां हम लोगों ने चर्चा की यूपी के करंट अफेयर्स के बारे में, सॉरी उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के साथ ही साथ चर्चा की यूपी के मुख्य जीके के बारे में। जीके से संबंधित कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, कौन अत्यंत महत्वपूर्ण है। सेशन पसंद है तो लाइक करें, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।